बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। – 2019 का चुनाव ओडिशा और नए भारत के निर्माण का चुनाव। कोरापुट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। नवीन पटनायक सरकार पर आयुष्मान भारत समेत केंद्रीय योजनाओं के लाभ से लोगों को दूर रखने का आरोप। तेलंगाना के महबूबनगर और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी प्रधानमंत्री की रैलियां। बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा। पाटलिपुत्र से मीसा भारती और दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी को टिकट। पटना साहिब कांग्रेस के खाते में। सासाराम से मीरा कुमार और मधेपुरा से शरद यादव लड़ेंगे चुनाव। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का आरोप। कहा, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट समेत कई मामलों में बिना ठोस सबूतों के हिंदू समाज को बदनाम करने की हुई कोशिश, जनता नहीं करेगी माफ। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के भीतर तीसरी मुठभेड़। बडगाम में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी फंडिंग पर लगाम के लिए बड़ा कदम। सुरक्षा परिषद में अहम प्रस्ताव पारित। आतंकियों और आतंकी गुटों को मिलने वाली वित्तीय मदद को रोकने में मिलेगी मदद। भारत ने किया स्वागत। प्रस्ताव को बताया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम कदम। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के कोरापुट से राज्य में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 का चुनाव सिर्फ एक सांसद और विधायक का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली बीजेपी की सरकारों के चुनाव का समय है। यह आने वाले 5 साल में नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण का चुनाव है। इस मौके पर उनके निशाने पर राज्य की बीजू जनता दल सरकार रही। उन्होंने कहा कि बीते 7 दशकों में जिन्होंने यहाँ सरकारें चलाई हैं, उन्होंने ओडिशा को गरीबी और भुखमरी के अलावा क्या दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लाभ से भी अभी तक ओडिशा की जनता को दूर रखा है। ओडिशा में पहले दौर में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी और बरहमपुर संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। 2019 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है, सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चुनाव का समय है। ये आने वाले 5 वर्षों में नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण का चुनाव है। साथियों, ओडिशा मजबूत तब बनेगा जब यहां का आदिवासी, यहां का किसान, यहां का नौजवान आगे बढ़ेगा। जब यहां राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तब ये सपना पूरा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री तेलंगाना के महबूबनगर में भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। अलग राज्य बनने के बाद तेलंगाना पहली बार लोकसभा चुनाव का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भी रैली को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे का ऐलान किया। सुपौल और पटना साहिब सीट कांग्रेस के खाते में आई है। इसके अलावा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, सासाराम और वाल्मीकि नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।
जबकि पाटलिपुत्र, दरभंगा, सारण और बेगूसराय सीट आरजेडी के हिस्से में गई है। साथ ही भागलपुर, बांका, मधेपुरा, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, हाजीपुर, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, झंझारपुर, अररिया, सीतामढ़ी और शिवहर से भी आरजेडी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मधेपुर से शरद यादव, दरभंगा से अब्दुल बारी सिद्दीकी, वैशाली से पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पाटलिपुत्र से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी, जबकि शिवहर सीट के लिए अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। अरुण जेटली ने कहा है कि गठबंधन के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। 10 प्रांत ऐसे हैं जिसमें वायदा किया था, जिन्होंने महागठबंधन का, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगभग आधी संसदीय सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सीटें कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई उनका स्पष्ट नेता नहीं है। 4 नाम ऐसे हैं, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, जो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सीट बढ़ जाए, दूसरे की कम हो जाए और मेरा नेतृत्व बन जाए। कल को झगड़ेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और सूची का ऐलान किया है। इसमें 4 बिहार से, 7 उड़ीसा से, 1 उत्तर प्रदेश से है। बिहार के सासाराम से मीरा कुमार को टिकट दिया गया है, जबकि समस्तीपुर से अशोक कुमार को, मुंगेर से नीलम देवी को टिकट दिया गया है। सुपौल से मौजूदा सांसद रंजीत रंजन को टिकट दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने कल उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में लोकसभा की 31 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए। इसमें पार्टी ने राजस्थान के लिए 19 और उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें प्रमुख नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का है, जिनको जोधपुर से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने बाड़मेर लोकसभा सीट से पूर्व बीजेपी नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, उदयपुर से रघुवीर मीणा और कई और नेताओं को टिकट मिला है। उत्तर प्रदेश में संभल से जेपी सिंह, शाहजहांपुर से ब्रह्मस्वरूप सागर, झांसी से शिवशरण कुशवाहा, फूलपुर से पंकज निरंजन, महाराजगंज से तनुश्री त्रिपाठी और देवरिया से नियाज अहमद को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने ये 13वीं सूची जारी की है। पार्टी कुल 293 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल नाम वापस लेने की अंतिम तारीख खत्म होने के साथ राज्य की 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। इनमें राज्य की आलोंग ईस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंतो जिनी शामिल हैं। उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी मिनकिर लोलेन का नामांकन अवैध पाया गया। राज्य की येचुली विधानसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिया गया। इसके अलावा दिरांग विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फुरपा सेरिंग उस समय निर्वाचित घोषित हो गए, जब कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने गुरुवार को अपना नाम वापस ले लिया। इसके साथ ही अब राज्य में 57 सीटों पर 191 प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण में 13 राज्यों के 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। वोटों की गिनती 23 मई को होनी है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटें, वहीं पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, साथ ही जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। साथ ही ओडिशा विधानसभा की दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। 2 चरणों में 1216 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। आयोग के मुताबिक पहले दौर के लिए 616, जबकि दूसरे दौर के लिए 600 वैध नामांकन पत्र चुनाव आयोग को मिले हैं। आयोग ने बताया कि 5 हफ्तों के दौरान 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल, जबकि दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को होगा।
Out of the valid nominations, 493 are the male candidates and female candidates are 45. So in total we have about 616 valid nominations which have been filed so far. This phase 2, the status is like this. Total nominations filed are 635 for 97 parliamentary constituencies, for which there are 95 for the recognized national parties. For the state parties, there's 16. For other registered parties, the 214. For independent, is 253. The male candidates are 538, and the female candidates are 41, totaling 600. लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टियों ने प्रचार के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। बीजेपी ने जहां देश भर में मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की, वहीं कांग्रेस ने आय पर चर्चा की योजना बनाई है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जे के मुद्दे पर स्लोगन के साथ आगे बढ़ रही है। चुनावों का ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के ऐलान के साथ साथ चुनाव प्रचार के तरीके और रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। बैनर, पोस्टर के साथ ही नए नारों के साथ चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन मैं भी चौकीदार हूं के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता, नेता सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे चौकीदार लगा चुके हैं। बीजेपी पार्टी मुख्यालय के बाहर मैं भी चौकीदार के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बीजेपी इस कैंपेन के साथ हर वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहती है। हर वर्ग के लोगों को बात पहुंचानी है, इसलिए हर वर्ग के लोगों को इन्वॉल्व करना है। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सफलता यही रही कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, किसी को छोड़ा नहीं है। चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो महिला वर्ग है, चाहे वो ओबीसी वर्ग है, चाहे वो SC ST वर्ग है या कोई व्यवसायी वर्ग है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ किया है। वो उनके संदेश पहुंचाने का काम हर तरीके के लोग कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय गारंटी स्कीम के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस 1 अप्रैल से राजधानी दिल्ली के हर कोने में आय पर चर्चा करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली का सम्मान अधूरा पूर्ण राज्य से होगा पूरा के नारे से अपने प्रचार की शुरुआत की है। न्याय वाला है, जो आय पे चर्चा हमने कहा है, उसको हमने ऑलरेडी तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को, एक्स कॉर्पोरेटर्स, एक्स MLAs, उन सबको हमने कहा है कि इस स्कीम को, योजना को लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि आज गुमराह करने वालों का राज है। इसमें हमारा जो केंद्रीय स्लोगन है कि दिल्ली का सम्मान अधूरा पूर्ण राज्य से होगा पूरा, क्योंकि आज बिहार में वोट देते हैं तो हमारी वोट की कीमत पूरी होती है। दिल्ली वाले भी वोट ही देते हैं उसी संविधान के तहत, उनकी वोट की कीमत आधी क्यों है? तो उनका आज सम्मान जो है, पूरे देश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, दिल्ली को क्यों नहीं मिला आज तक? तो इसको लेकर के दूसरा जो हमने नारा बनाया है कि पूर्ण राज्य को लेकर के क्या क्या फ़ायदे होंगे, उसको लेकर के नारा बनाया है। और उसको लेकर के आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन, उसके लेकर हमने एक गाना भी बनाया है और वो सॉन्ग जो है पूरे दिल्ली के अंदर अपने कैंपेन में हम लेकर जा रहे हैं। पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए रैलियां, जनसभा और रोड शो का सहारा ले रही हैं। देश में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण 11 अप्रैल को होना है तो आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी। 23 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद थ्योरी की आलोचना करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की गलत थ्योरी पेश की, जबकि आरोपियों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। इसके लिए देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के कार्यकाल में जहां कोई एविडेंस नहीं है, वहां पूरे हिंदू समाज को कलंकित कर देना, हिंदू टेरर की एक थ्योरी पैदा करके, यह इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस प्रकार से 3-4 मुकदमे इस तरह के बनाए, उनमें से एक भी टिक नहीं पाया। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से यूपीए और कांग्रेस के नेतृत्व से है। और मैं मानता हूं कि समाज
और केवल एक समाज नहीं, सभी समाज उनको माफ नहीं करेंगे। मरने वाले तो आम लोग थे, इनोसेंट लोग थे। अब उनकी जान चली गई। जो सही मायने में कल्प्रेट्स थे उनकी तरफ आप गए नहीं, मासूमों की जान चली गई और हिंदू टेरर की एक राजनीतिक थियोरी बनाने के लिए आपने गलत लोगों को पकड़ लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नजरिए को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम विशेष दर्जे से अलगाव तक की यात्रा पर लगाम लगाएं। 7 दशकों के बाद ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था जम्मू कश्मीर पे वो सही था। उसका असर ये हुआ कि अलग अस्तित्व से यात्रा अलगाववाद की तरफ चली गई। स्वाभाविक है कि आज वक्त आ गया है कि कानून का राज जम्मू कश्मीर में भी हो, और इसलिए पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में कानून के राज की एक व्यवस्था बनी है। अलगाववाद की जड़ जहां से पैदा होती थी, ऐसी संस्थाएं जमायत इस्लामी, JKLF पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में हैं, उनके दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। NIA और इनकम टैक्स बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ जो टेररिज्म के लिए पैसा आता था उसको उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया है। जो लोग इस देश से अलग होने की वकालत करते थे उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और जनता के लिए एक शांति का माहौल एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अनुच्छेद 35A संविधान में चुपके से जोड़ा गया था। इसका इस्तेमाल राजनीतिक ढाल के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के आम लोगों को हुआ है। अरुण जेटली ने आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों के नरम रवैये की आलोचना की। आर्टिकल 35A जिसकी बहुत चर्चा होती है, किसी संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं लाया गया था। वो अनुमति देता है कि भेदभाव कर सकते हैं 2 नागरिकों के बीच में। एक नागरिक ऐसे जो वहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते, जिनके बच्चों को कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल सकता, जिनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल सकती, और जो वहाँ पर असेंबली के, म्यूनसिपैलिटी के, पंचायत के चुनाव में वोट भी नहीं डाल सकते। इसका असर ये हुआ कि जबकि राज्य के अंदर आर्थिक साधन बहुत कम हैं, बाहर से कोई आर्थिक साधन लगाने वाला नहीं था। कोई नए कॉलेज नहीं बने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, कोई उद्योग नहीं लगे, कोई इतने बड़े पर्यटन के केंद्र में कोई होटल चेन्स इस प्रकार की नहीं आई, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी सुकड़ी रही और इसकी वजह से जो नई नौकरियां, जॉब क्रिएशन होना था, राज्य के अंदर नहीं हुआ। इसका सबसे अधिक नुकसान जो हुआ जम्मू कश्मीर की जनता को हुआ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अधिक सशक्त, संवेदनशील और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान दे। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भौतिकवादी दुनिया को लेकर लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सामाजिक परंपरा सभी को साथ लेकर चलने की बात कहती है। Family system makes you to develop into a comprehensive, responsible future citizen. It absorbs the shocks. It provides the needed guidance, affection, love, care, share. All these things come through family system. But unfortunately, slowly, in India also, even in our regions also, the family system is withering away. One is, of course, people are going to different places for the sake of employment and better opportunities. And also, nowadays, people want to live independently. जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं और ये दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बडगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना, SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मारे गए आतंकियों के पास से अमेरिका की M4 स्नाइपर राइफल बरामद हुई है। पिछले 24 घंटे में ये तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले गुरुवार को शोपिया और हंदवाड़ा में 4 आतंकियों को मार गिराया गया था।
पुलवामा आतंकी हमले के डॉजियर को लेकर पाकिस्तान के जवाब पर भारत ने निराशा जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे से इनकार कर रहा है। इस पर पाकिस्तान का रवैया पहले जैसा ही है। 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट हमले के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत की तरफ से पुलवामा हमले को लेकर एक विस्तृत डॉजियर पाकिस्तान को दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान में अब भी आतंकी गुट और उनके सरगना मौजूद हैं और सीमा पार आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में उसका जवाब निराशाजनक रहा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे पता चल सके कि उसने अपनी जमीन पर पल रहे आतंकी गुटों पर क्या कार्रवाई की। भारत ने 27 फरवरी को पुलवामा हमले को लेकर एक विस्तृत डॉजियर पाकिस्तान को सौंपा था, जिसमें हमले के लिए जैश ए मोहम्मद को जिम्मेदार बताया गया था। डॉजियर में साफ लिखा था कि जैश सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों और आतंकी गुटों के फंडिंग पर लगाम कसने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में इस प्रस्ताव को काफी अहम करार दिया है, जिससे आतंकवाद को मिलने वाले वित्तीय समर्थन को रोकने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय से आतंकी गतिविधियों को वित्तीय समर्थन रोकने के लिए रास्तों की पहचान करने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की गई है। पहली प्राथमिकता के तहत आतंकवाद निरोधक कार्यालय का दायरा बढ़ाकर उसमें खुफिया सूचना के आदान प्रदान, जोखिमों की समीक्षा और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच साझेदारी को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता इस समस्या से निपटने के लिए पूरी प्रणाली में व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने और विस्तृत ढंग से एक कार्य पद्धति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तीसरी प्राथमिकता के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ नजदीकी तौर पर काम किया जाएगा। टास्क फोर्स के प्रमुख मार्शल बिलिंग्सले और आतंकवाद विशेषज्ञ मर्सी बुकू ने भी इस विषय में सुरक्षा परिषद को जानकारी दी। बिलिंग्सले ने कहा कि नया प्रस्ताव सदस्य देशों से आतंकी गुटों को फिरौती की राशि की रोकथाम करने की अपील करता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आतंकी गुटों को अपहरण के जरिए धन जुटाने के लिए बढ़ावा मिलता रहेगा। उन्होंने ध्यान दिलाया कि 2/3 से ज्यादा सदस्य देश आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय समर्थन पर लगाम कसने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने इस पहल का स्वागत करते हुए आतंकी फंडिंग पर रोक पर नकेल लगाने पर जोर दिया। is a scourge that is tearing at the fabric of societies across the globe. It is a menace that is not quarantined to any region. People now live in fear of terrorist threats in countries across the world. Terrorists rely on resources to sustain themselves and their activities across the world. Effective and sustained efforts at countering terrorist financing is at the heart of the issue of addressing terrorism. We therefore welcome this initiative to bring together in a comprehensive manner various existing norms and regulations. It is a milestone in global efforts to set up a normative framework to criminalize terrorist financing. We specifically welcome the recognition in the resolution of the essential role of the Financial Action Task Force in setting global standards, especially in the context of preventing and combating money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. As the saying goes, the proof of the pudding is in its eating. The utility of any council resolution will therefore be in its implementation. Non-compliance of crucial sanctions measures in case of UN-proscribed terrorists and entities renders all of us member states at a high risk of facing challenges from these terrorist organizations who are well-funded and armed despite international measures. ब्रिटेन की अदालत में भगोड़े कारोबारियों के प्रत्यर्पण संबंधी मामलों की सुनवाई को लेकर अगले कुछ दिन काफी अहम साबित होने वाले हैं। हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर आज वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। नीरव मोदी को पिछले हफ्ते बुधवार को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नीरव मोदी गिरफ्तारी के बाद 10 दिन जेल में बिता चुके हैं। भागने की आशंका होने से कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा था। इस बीच जमानत रोकने के लिए लंदन में सीबीआई और ईडी की टीम मौजूद है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बोलीविया पहुंच गए हैं। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली बोलीविया यात्रा है। बोलीविया के राष्ट्रपति एवो मोरल्स ने सांता क्रूज एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का औपचारिक तौर पर स्वागत किया।
वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने भी गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। पारंपरिक स्वागत समारोह में राष्ट्रपति कोविंद को सांता क्रूज शहर की चाबी भेंट की गई। अपने 3 दिवसीय दौरे में राष्ट्रपति कोविंद बोलीविया के अपने समकक्ष से बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त वो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे और व्यापार बैठकों को संबोधित भी करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन आवेदन अपलोड कर दिए गए हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जो 30 अप्रैल तक चलेगी। जून से प्रस्तावित यात्रा में इस बार भी 18 दल भेजे जाएंगे। हर एक दल में अधिकतम 60 यात्री होंगे। यात्रा के ऑनलाइन पंजीयन के लिए भारतीय पासपोर्ट के साथ ही यात्री को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और एक फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।